मॉडल संस्कृति पाठशाला में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12वीं का अध्याय जन आंदोलन का उदय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के मुख्य उद्देश्य विभिन्न आंदोलनों का अध्ययन, महिला सशक्तिकरण और उनसे संबंधित अधिनियमों का अध्ययन, राष्ट्रीय महिला आयोग और मंडल आयोग की सिफारिशों का अध्ययन हम इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले जन आंदोलन, जैसा कि पाठ का नाम है कि जन आंदोलनों का उदय, तो जन आंदोलन होते क्या हैं? ऐसे आंदोलन जो लोगों की किसी समस्या या जनहित को लेकर जन समूह के द्वारा चलाए जाते हैं, उन्हें जन आंदोलन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम चिपको आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, तेभागा आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, दलित पैंथर्स आंदोलन, सूचना का अधिकार आंदोलन, घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम आदि सभी, ताड़ी विरोधी आदि जैसे जन आंदोलनों का हम उदाहरण के रूप में नाम ले सकते हैं। जन आंदोलन महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? इनका क्या महत्व है? लोकतंत्र में इनको किस रूप में देखा जाता है? लोकतंत्र में शासन जनता की भलाई के लिए चलाया जाता है। लोगों की भागीदारी अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के शासन में होती है। लोगों को अपनी भागीदारी निश्चित करने के कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ साधन दिए गए हैं, जैसे विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार की नीतियों की प्रशंसा और आलोचना करने का अधिकार। कई बार ऐसा देखा जाता है कि सरकार की नीतियां जनता की इच्छा के अनुरूप नहीं होती, अर्थात जनहित में नहीं होती, तो लोग उसका विरोध करते हैं। प्राय देखा जाता है कि विरोध करने का काम राजनीतिक दल या दबाव समूहों का होता है, परंतु कई बार राजनीतिक दल और दबाव समूह अपनी इस जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं करते, तो जनता अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए, अपनी इच्छा का सही प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वयं आंदोलन का राह पकड़ती है। जनता को स्वयं आंदोलन करना पड़ता है। दबाव में आकर आंदोलन के कारण, जन आंदोलन के दबाव में सरकार को जनता की मांगों को मानना पड़ता है, जन विरोधी नीतियों को बदलना पड़ता है। आंदोलनों की कड़ी में हम सबसे पहले चिपको आंदोलन को लेते हैं। ये एक पर्यावरण संबंधी आंदोलन जो सबसे पहले पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चलाया गया। बच्चों, 1972-73 में उत्तराखंड के रैनी गांव में, उस समय उत्तराखंड की बजाय उत्तर प्रदेश प्रांत था और वर्तमान में ये उत्तराखंड है, और वहाँ पर एक रैनी गांव है जहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा और वहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने किया। ये क्षेत्र कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। उनका जो सबसे पहला जो दावा था वो ये था कि जिस क्षेत्र में जो प्राकृतिक संसाधन है, उन संसाधनों पर स्थानीय लोगों का ही नियंत्रण होना चाहिए, स्थानीय लोगों का ही अधिकार होना चाहिए। अर्थात उन संसाधनों को उपयोग करने का केवल और केवल उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को ही होना चाहिए, क्योंकि जो वन है वो हमारे जीवन का आधार है। वनों से हमें औषधियाँ, खाद्यान्न, इमारती लकड़ियाँ, ऑक्सीजन और अनेकों संपदा मिलती है। इस आंदोलन की शुरुआत के पीछे कारण क्या था कि वहाँ पर
अंगू नाम के वृक्ष पाए जाते हैं जो कृषि औजारों के लिए, कृषि यंत्रों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। जब वहाँ के स्थानीय निवासी उन अंगू के पेड़ों को काटते थे तो सरकार उन पर प्रतिबंध लगाती थी, उन्हें पेड़ों को काटने से रोकती थी। परंतु कुछ समय के बाद एक खेल का सामान बनाने वाली कंपनी को वहाँ से पेड़ काटने का ठेका दे दिया गया। कंपनी के ठेकेदार के श्रमिक वहाँ पर पेड़ों को काटने के लिए आए, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी। वहाँ के स्थानीय लोगों को, पुरुषों को उन्होंने नशीले पदार्थों का लालच दिया, जिसके कारण उन लोगों ने वहाँ का विरोध छोड़ दिया। अंततः महिलाओं को इसके लिए आंदोलन चलाना पड़ा। महिलाओं को पेड़ों से लिपटना पड़ा। पेड़ों की रक्षा के लिए महिलाएं आलिंगनबद्ध हो गई और उन्होंने कहा कि इन पेड़ों को काटने से पहले हमें काटा जाए। नर्मदा बचाओ आंदोलनों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा बांध परियोजना के विरोध में शुरू किया गया। बच्चों, नर्मदा बांध की ऊंचाई को और बढ़ाने के विरोध स्वरूप ये आंदोलन शुरू हुआ कि नर्मदा नदी पर बांध बनाया जाएगा, जिससे वहाँ अनेकों लोगों और पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा जैसे अनेक पर्यावरणविदों ने किया। इस नर्मदा बांध के कारण वहाँ के लोगों को बेघर होने का डर सता रहा था और वो कहते थे कि इस परियोजना को शुरू करने से पहले हमारी आजीविका का प्रबंध किया जाए, हमारे पुनर्वास का प्रबंध किया जाए, जिससे कि हमारे हितों का कुठाराघात ना हो। अगला आंदोलन भारतीय किसान यूनियन आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक प्रमुख संघ है। इसका मतलब ये है कि भारतीय किसान यूनियन में ज़्यादा करके हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि के किसान ही शामिल हैं, जिसने किसानों के हितों को बढ़ावा देने के लिए कई आंदोलन किए। भारतीय किसान यूनियन किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए गठित की गई। पहली बार 1988 में लगभग 20,000 किसानों ने मेरठ के जिलाधीश के कार्यालय के सामने लगातार 20 दिन तक धरना दिया। वहाँ पर धरने पर बैठे रहे। उन आंदोलनकारियों, उन धरना में शामिल होने वाले किसानों का रोटी और पानी का प्रबंध वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने किया। किसानों का नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व बड़े बड़े किसानों ने किया। परंतु एक प्रमुख बात इस आंदोलन में कि उन्होंने केवल संवैधानिक साधनों का प्रयोग किया। कभी भी किसान आंदोलन ने उस समय हिंसा का सहारा नहीं लिया और अपने आंदोलनों का राजनीतिकरण नहीं होने दिया। किसी भी राजनीतिक दल को अपने आंदोलन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी नहीं थी। प्यारे बच्चों, किसान आंदोलन का जो या भारतीय किसान यूनियन का मुख्य मांग इस प्रकार है कि वे चाहते हैं कि या तो किसानों को मुफ्त बिजली दी जाए या फिर रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाए। खाद, बीज और कृषि औजारों में सब्सिडी दी जाए, क्योंकि आज के समय में अगर सबसे बदतर जीवन, सबसे दयनीय हालत है तो वो किसान की है। और किसानों को जो अन्नदाता है
उसकी स्थिति को सुधारने के लिए, उसके हितों की रक्षा के लिए भारतीय किसान यूनियन संगठन लगातार प्रयासरत है। स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग गठित किया। प्यारे बच्चों, आपने देखा है कि हमारे समाज में स्त्रियों को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। महिलाओं पर अत्याचार किए जाते हैं, उनको समाज में बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए 1992 में महिलाओं को अत्याचारों से बचाने के लिए, उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, इसकी संरचना में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव होता है। अध्यक्ष और 5 सदस्यों में से अगर कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है तो एक सदस्य अनुसूचित जाति का शामिल किया जाता है। इसी प्रकार यदि एक भी सदस्य अनुसूचित जनजाति से संबद्ध नहीं है तो एक सदस्य अनुसूचित जाति का भी इसमें अतिरिक्त शामिल किया जाता है। इन सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। अर्थात 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। हरियाणा में महिला आयोग के लिए 1999 में स्थापना की गई, यानी हरियाणा में महिला आयोग की स्थापना 1999 में की गई। आयोग क्या क्या कार्य करता है, आयोग के क्या दायित्व हैं, आयोग अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए कौन कौन सी कर्तव्य निभाता है, इनकी चर्चा आइए हम करते हैं। महिलाओं के लिए अनेकों संवैधानिक प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। उनको प्रभावशाली ढंग से लागू करवाने के लिए आयोग लगातार प्रयासरत रहता है। दूसरा, अत्याचारों और भेदभाव की समस्याओं का अध्ययन करता है कि समाज में महिलाओं पर किस प्रकार के अत्याचार और किस किस स्तर पर भेदभाव किया जाता है और उन भेदभावों को किस तरह से दूर किया जा सकता है। ये इस बात का परामर्श ये आयोग सरकार को देता है। तीसरा, महिलाओं को सामूहिक तौर पर प्रभावित करने वाले मुकदमेबाजी, जो ऐसे मुकदमेबाजी जो महिलाओं के एक समूह को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे मुकदमों को की पैरवी के लिए, ऐसे मुकदमों को न्यायालय में सही ढंग से चलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं को आर्थिक सहायता देता है। चौथा, महिलाओं के विकास के क्षेत्रों को पहचानना कि महिलाओं का विकास किन किन क्षेत्रों में और अधिक प्रभावशाली ढंग से हो सकता है और उनमें कौन कौन सी बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इस बात की जानकारी भी सरकार को देते हैं और वार्षिक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग और अनेकों अन्य संस्थाएं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है। महिला सशक्तिकरण का सीधा सा अभिप्राय है कि महिलाओं को अपने व्यक्तिगत विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करना, उन्हें विकास के उचित अवसर प्रदान करना, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन अधिकारों के उपयोग के योग्य महिलाओं को बनाना, ये महिला सशक्तिकरण है, जिससे वे सामाजिक जीवन में
पुरुषों के बराबर का दर्जा प्राप्त कर सकें। जहाँ तक हमारे संविधान का प्रश्न आता है, तो संविधान में महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। जिस प्रकार अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष सभी को समान माना गया है, कानून सबकी बराबर सुरक्षा करता है, वो लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। अनुच्छेद 15 भेदभाव की समाप्ति करता है। अनुच्छेद 16 अवसरों की समानता प्रदान करता है और स्त्रियों के लिए कुछ विशेष आरक्षण की व्यवस्था भी अनुच्छेद 16 करता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि अगर महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं तो वो अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 16 अवसरों की समानता देता है। अनुच्छेद 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं जो सभी स्त्री पुरुष धर्म जाति आदि के बिना भेदभाव के दिए जाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार की 6 स्वतंत्रताएं सामूहिक रूप से दी गई हैं, जिस तरह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, आजीविका कमाने की स्वतंत्रता आदि। अनुच्छेद 23 में ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जाए। मुख्यतः महिलाओं का शोषण ज़्यादा होता है, इसलिए अनुच्छेद 23 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से बेगार ना लिया जाए, बलात्कार नहीं लिया जाए और स्त्रियों की खरीद फरोख्त नहीं की जाए, उनके साथ किसी प्रकार का देह व्यापार संबंधी सौदा भी ना किया जाए। इसके अतिरिक्त हमारे और भी अनेकों संवैधानिक प्रावधान हैं, जैसे दहेज निषेध अधिनियम 1961। हमारे समाज में दहेज की एक बहुत बड़ी कुप्रथा है, जिसके लिए महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। इसी तरह घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जैसे अनेक संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। अगला आंदोलन का एक और संगठन है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय मछुआरा संगठन भारत में अपने हितों की रक्षा के लिए प्रयासरत है। बच्चों, भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, अर्थात तटीय सीमा भारत में 3 तरफ लगती है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। बहुत सारे तटीय क्षेत्रों के लोग अपनी आजीविका समुद्री संसाधनों, मुख्यतः मछली पकड़ने से कमाते हैं। तटीय लोगों का मुख्य कार्य मछली पकड़ना, मछली बेचना और मछलियों का निर्यात करना है। प्यारे विद्यार्थियों, भारत में मछुआरों की संख्या विश्व में दूसरे नंबर पर है। इसका मतलब ये है कि भारत में मछुआरों का एक बहुत बड़ी संख्या है जो देशी नावों द्वारा परंपरागत तरीके से अपने देशी जालों के द्वारा ही मछली पकड़ने का काम करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह संगठन 1980 में बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि 1980 के दशक के अंत में, या हम यूं कहें कि 1990 के दशक के शुरू में भारत में उदारीकरण शुरू किया गया। उदारीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी मछली पकड़ने का लाइसेंस दे दिया गया। इस प्रणाली को बॉटम ट्राउलिंग कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मछुआरे बड़े बड़े जहाज़ों का प्रयोग करते हैं और काफ़ी गहराई तक मछलियों को पकड़ लेते हैं। इस वजह से हमारे भारतीय मछुआरों के जीवन पर संकट आ गया।
ये गरीब विरोधी नीति के कारण सन 2002 में राष्ट्रीय मछुआरा संगठन ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की और अपने हितों की रक्षा की। एक बहुत बड़ा वर्ग